हम लोगों ने काले मेघा पानी दे का पाठ पूरा पढ़ लिया था। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। सबसे पहले अभ्यास के प्रश्न उत्तर देखेंगे जो कि आपकी बुक के पीछे दिए हुए हैं। इसका है पहला नाम पाठ के साथ। प्रश्न नंबर 1, लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली किस आधार पर दिया है? नाम किस आधार पर दिया है? यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी? उत्तर, गांव के कुछ लोग नग्न स्वरूप शरीर वाले लड़कों की टोली के शोर शराबे, उछल कूद और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ से चिढ़ते थे, अतः वे लोग मेढक मंडली कहते थे। टोली अपने आप को इंद्र सेना इसलिए कहती थी क्योंकि वर्षा के देवता इंद्रदेव हैं और ये टोली स्वयं को इंद्र देवता के दूत मानकर लोगों से पानी मांगकर और काले बादलों को बुलाने के लिए गंगा मैया की जय के जयकारे के साथ काले पानी से गुड़धानी दे की गुहार लगाते थे। प्रश्न नंबर 2, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? उत्तर, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को सही ठहराते हुए निम्नलिखित तर्क दिए हैं। पहला, ईश्वर से कुछ पाना चाहते हो तो उन्हें कुछ चढ़ावा करना पड़ता है, अतः हम इंद्र देव को पानी का अर्घ देते हैं। मतलब वो ये समझा रहे हैं कि किसी से कुछ लेना है तो पहले हमको उसको देना भी पड़ेगा। दूसरा, त्याग और दान का फल श्रेष्ठ होता है, इसलिए हमें जिस वस्तु की ज़रूरत है उसे वस्तु के ज़रूरतमंद को दान करने से 2 गुना 4 गुना फल मिलता है। उनका मानना ये है पाठ में कि हम जो चीज़ दान करते हैं, जिसकी ज़रूरत हमको भी है और सामने वाले को भी है, उस चीज़ का आप दान करोगे तो आपको ज़्यादा फल मिलेगा। तीसरा, अच्छी फसल के लिए खेतों में पहले अनाज यानी बीजों की, जिससे गेहूँ चना जो भी उगता है पहले खेतों में बोया जाता है, डाला जाता है, जिसको हम बुवाई बोलते हैं। अनाज की बुवाई करनी पड़ती है। उसी प्रकार बादलों से वर्षा कराने के लिए धरती में पानी की बुवाई आवश्यक है। तीसरा है, पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग इसलिए करते हैं क्योंकि पानी तो प्यास बुझाने और अन्य कार्यों के लिए है। गुड़धानी अर्थात गुड़ और अनाज, इन्हें पाने के लिए ईख और फसलों को उगाने के लिए खेतों को पानी की ज़रूरत है। वास्तव में पानी खेतों के लिए अति आवश्यक है, अतः गुड़धानी दे कहा गया है। फिर आपका प्रश्न नंबर 4, गगरी फूटी बैल प्यासा, इंद्र सेना के इस खेल गीत में बैलों को प्यासा रहने की बात क्यों मुखबिर हुई है? गगरी फूटी बैल प्यासे से लेखक का क्या आशय है? ये इसी में अथवा में प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है। ये प्रश्न 2-3 तरीके से आ सकता है। गगरी फूटी बैल प्यासा कथन के पीछे छिपी वेदना को स्पष्ट कीजिए। वेदना को मतलब दर्द को, कि क्या इसमें वो लेखक बोलना चाह रहा है। इंद्र सेना, उत्तर, इंद्र सेना ने इस खेल गीत में बैलों के प्यासे रहने की बात कहते हैं क्योंकि बैल ही खेती के कार्यों का मुख्य आधार स्तंभ हैं। खेतों की जुताई से लेकर घानी चलाने तक, घानी मतलब एक तो कुएं में से पानी निकाला जाता है, कई बार आपने कभी मूवी वगैरह में देखा हो, और जब वो तेल भी निकाला जाता है, एक विशेष प्रकार की चक्की होती है, तो गोल 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 घूमते हैं बैल, उसमें लेकर घानी चलाने तक का कार्य बैलों पर ही निर्भर है। यदि बैल प्यासे रह जाएंगे तो मर जाएंगे, फिर खेतों का कार्य असंभव हो जाएगा, खेत नष्ट हो जाएंगे, अतः बैलों की प्यास को मुखबिर किया गया है। पहले
बैल ही ज़मीन जोतने का काम, बैलगाड़ी से आने जाने का काम बैल ही किया करते थे। अगर कहीं आपको सामान लाना ले जाना है तो भी बैल से ही काम होता था, इसलिए उन्होंने ये बात बोली है। आगे का क्वेश्चन है अपना प्रश्न नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? उत्तर, इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है क्योंकि भारतीय संस्कृति में सबसे पावन और पवित्र प्राणदायिनी नदी गंगा ही है। नदियों का हमारे सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में विशेष महत्व है। हिंदुओं के सारे तीर्थ स्थान हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, बनारस, उज्जैन आदि किसी न किसी पवित्र नदी के किनारे बसे हुए हैं। बड़े बड़े महानगर भी सामाजिक विकास के लिए नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं और संस्कृति ने भी यहीं पर जन्म लिया है। अतः इन नदियों से जल स्रोत, खेतों की सिंचाई के अलावा अनेक संस्कारों, धार्मिक अनुष्ठानों व कर्म कांडों में विशेष महत्व रहता है। अतः नदियों को मातृतुल्य मानकर इंद्रसेना पुकार करती है। जैसे माँ एक अपने बच्चे का लालन पालन करती है, वैसे ही गंगा मैया और अन्य नदियाँ भी मानव जाति के लिए उपयोगी है। प्रश्न नंबर 6, रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बट जाना विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमज़ोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए। उत्तर, रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बट जाना विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमज़ोर करती है। निश्चित रूप से जब ऐतिहासिक प्रमाण और बुजुर्गों के अनुभवशाली तर्क सामने प्रमाणित होते दिखते हैं, तब बुद्धि की शक्ति कमज़ोर होती प्रतीत होती है। विज्ञान की तर्क अपनी जगह सही हो सकती है, किंतु विज्ञान के मूल में भी कहीं न कहीं प्राचीन परंपराएं और शास्त्रों के तर्क होते हैं। उन्हें ही विज्ञान अपनी खोज और जांच का विषय बनाता है। अनंततः परिणाम एक ही होता है, सिर्फ परिभाषाएं बदल जाती हैं। यही स्थिति जीजी और लेखक के बीच निर्मित होती है। लेखक को जीजी के 50 वर्षों के अनुभव और ऋषि मुनियों के शास्त्रीय प्रमाणों के सामने स्वयं का तर्क पस्त होता नजर आने लगा, जिसे जीजी ने अपनी भावात्मक शक्ति के द्वारा लेखक को समझाने का प्रयास किया है। लेखक गुस्सा हो जाते हैं कि पानी क्यों नष्ट कर रहे हो, पानी की पहले ही कमी है। तो उस समय जो लेखक और जीजी के बीच संवाद होता है, उसका वर्णन लेखक ने इसमें किया है कि किस तरीके से जो विज्ञान विहीन है ये तर्क कि उनको पानी देंगे तो हमको डबल तिबल मिलेगा, ये सत्य प्रतीत होती है। फिर पाठ के आसपास के उत्तर हैं। क्या इंद्रसेना आज के युवा वर्ग की प्रेरणा स्रोत हो सकती है? क्या आपके स्मृति कोश में कोई ऐसा अनुभव है जब युवाओं ने संगठित होकर समाज उपयोगी रचनात्मक कार्य किया हो? उल्लेख करें। स्मृति का मतलब होता है हमारी याददाश्त में, कि क्या आपकी याददाश्त में ऐसा कोई अनुभव है? जी हाँ, इंद्रसेना आज के युवा वर्ग का प्रेरणा स्रोत हो सकती है। स्वच्छता अभियान के तहत युवाओं ने लोगों को एकजुट कर सार्वजनिक स्थलों की सफाई कर समाज उपयोगी रचनात्मक कार्य किए हैं। आप इसमें और भी उत्तर जोड़ सकते हैं कि आपके आसपास अगर किसी ने कुछ कार्य किया है या कुछ कार्य ऐसा है जो कुछ बच्चे मिलकर के, कुछ युवा मिलकर के
उस कार्य को कर रहे हैं, तो उसका वर्णन भी आप इस उत्तर में लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, तकनीकी विकास के दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। कृषि समाज के चैत्र वैशाख सभी माह बहुत महत्वपूर्ण है, पर आषाढ़ का चढ़ना उसमें उल्लास क्यों भर देता है? उत्तर, तकनीकी विकास के दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। कृषि पर निर्भर है मतलब जब खेतों के लिए जो पानी की ज़रूरत होती है वो ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ बादलों की बारिश पर ही निर्भर है। जब बारिश होती है तो खेतों में सिंचाई होती है, इतनी सिंचाई हम बाहर से नहीं कर पाते हैं। इसलिए कहा गया है कि कृषि, भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। कृषि समाज में चैत्र वैशाख सभी माह बहुत महत्वपूर्ण हैं, पर आषाढ़ का चढ़ना उल्लास इसलिए भर देता है क्योंकि आषाढ़ माह की ही वर्षा का सूचक है। इस माह में होने वाली वर्षा से गर्मी से तृप्त धरती की प्यास बुझती है, लोगों को गर्मी से राहत मिलती है। न केवल खेतों के बीजारोपण के लिए अपितु चारों तरफ पेड़ पौधों की हरियाली के लिए भी इस माह की वर्षा आवश्यक और उत्साहजनक होती है। मान लिया जो किसान हैं वो खेतों के लिए तो सिंचाई की व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं उनके लिए आषाढ़ में जो बारिश होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रश्न नंबर 3, पाठ के संदर्भ में इसी पुस्तक में दी गई निराला की कविता बादल राग पर विचार कीजिए और बताइए कि आपके जीवन में बादलों की क्या भूमिका है। उत्तर, जीवन में बादलों का विशेष महत्व है। बादल हैं तो वर्षा है, और वर्षा है तो पर्यावरण की हरियाली है और खेतों में फसलें हैं, अन्यथा संसार के अस्तित्व की कल्पना मात्र भी मृगमरीचिका के जैसी है। मृगमरीचिका क्या होता है? जो रेगिस्तान होते हैं वहाँ पर अगर आप खड़े हो गए तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि सामने बहुत दूर पानी भरा हुआ है, और जब आप उस जगह पर जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब कि एक तरीका का भ्रम है। इसलिए बादलों की और बारिश की हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वता है, उसके बगैर तो हम संसार में ज़िंदगी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कुछ जगह तो ऐसी हैं जहाँ पर खेतों में फसलें जो हैं वो सिर्फ बादलों के पानी पर ही आधारित हैं, वहाँ पानी का कोई दूसरा सोर्स नहीं है। आप इस उत्तर में भी और कुछ जोड़ करके लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। फिर प्रश्न है 4, त्याग तो वह है, आगे का उत्तर डैश डैश है, उसी का फल मिलता है। अपने जीवन के किसी प्रसंग से इस सूक्ष्मता की सार्थकता समझाइए। ये जो प्रश्न है ये एग्ज़ाम में कभी भी नहीं आता है, इसलिए अपन इसको नहीं करते हैं। अब प्रश्न नंबर 5 है, इसमें पानी का संकट वर्तमान स्थिति में भी बहुत गहराया हुआ है। इसी तरीके के पर्यावरण से संबंधित अन्य संकेतों के बारे में लिखिए कि पर्यावरण को और किस किस चीज़ से खतरा है। तो पर्यावरण से संबंधित जो संकट है, भूमि प्रदूषण जो हमारी प्लास्टिक वगैरह है इससे हो रहा है, वायु प्रदूषण जो गाड़ियों से धुआं निकलता है और कुछ जलाते हैं उल्टा सीधा, उससे तो वो हो गया वायु प्रदूषण। और जल प्रदूषण तो आप जानते ही हैं कि पानी जो प्रदूषित हो रहा है, नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं, फैक्ट्रियों का गंदा पानी निकाल के उसमें डाल दिया जाता है। फिर ध्वनि प्रदूषण यानी लाउड स्पीकर, इसीलिए लाउड स्पीकर जो आजकल बजते हैं समय समय पर, इनकी समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई है कि इतने बजे से इतने बजे तक ही ये बजेंगे, और उनको कम भी किया गया है। फिर आपका आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, आपकी दादी नानी किस तरह के विश्वासों की बात करती हैं, ऐसी स्थिति में उनके प्रति आपका रवैया क्या होता है, लिखिए। उत्तर, दादी नानी जिन विश्वासों की बात करती हैं वे भले ही अंधविश्वास या रूढ़िवाद परंपराएं लगती हैं, किंतु उसके पीछे वैज्ञानिक तर्क हैं, अतः हमें इन बातों को नज़रअंदाज न करते हुए मानना चाहिए। पहला है, शमशान से आने के बाद स्नान।
मृत शरीर से निकलने वाले अदृश्य सूक्ष्म जीवाणुओं के आक्रमण से बचने के लिए स्नान आवश्यक है। मतलब यह है कि परंपरा है कि कहीं गए हैं आप और आके आपको स्नान करना है, जैसा कि अभी कोरोना के समय हुआ कि आप बाहर गए हैं तो आके स्नान करना ही है। ये वही स्थिति है कि आपको आकर के नहाना है। अगर कोई व्यक्ति मरा है तो वो किस बीमारी से मरा है, आप उसके साथ साथ वहाँ तक जाते हैं, या उस मृत देह को वहाँ से पहले और किसी की मृत देह आई है शमशान में और आप खड़े हैं, उसके सूक्ष्म जीवाणु आपके शरीर पर लग जाते हैं, तो आकर के नहाना ज़रूरी है। फिर दूसरा है, रात के भोजन में ठंडी चीज़ें ना खाएं। दादी नानी अक्सर बोलती हैं। तो सूर्य अस्त के पश्चात वातावरण और शरीर का तापमान कम हो जाता है, अतः ठंडी तासीर की जो चीज़ें खाने में उनका पाचन सही ढंग से नहीं हो पाता है, क्योंकि सूर्य ढल जाता है और सूर्य की जो रोशनी है वो हमें नहीं मिल पाती है, उससे हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। कहा तो ये भी जाता है कि सूर्य अस्त से अगर पहले कोई भोजन करने लग जाए तो वो हमेशा ही निरोगी रहेगा। अच्छा, आप लोग सोचो खुद कि जब बादल सूर्य को ढक लेते हैं बारिश के समय, अगर 1 महीने तक बारिश के समय सूर्य की किरणें ना दिखाई दें तो जगह जगह कैसी कीड़े पड़ जाते हैं, बदबू आने लग जाती है ना। तो सूर्य की किरणें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। ये अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं जो आपकी परीक्षा में आते हैं। पहला है, धर्मवीर भारती की गीत नाट्य कृति का नाम क्या है? उत्तर, धर्मवीर भारती की गीत नाट्य कृति का नाम अंधा युग है। प्रश्न 2, काले मेघा पानी दे संस्मरण यानी याददाश्त विज्ञान के सत्य पर सहज प्रेम की विजय का चित्र प्रस्तुत करता है, स्पष्ट कीजिए। काले मेघा पानी दे में विज्ञान सत्य और सहज प्रेम का द्वंद्व है। हम देखे हुए सच पर विश्वास करते हैं, किंतु कुछ सच हमारी दृष्टि से भी परे होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। उन सत्यों को हम विश्वास और श्रद्धा के सहारे ही मान सकते हैं। जीजी ने अपने प्रेम के बल पर तर्क करने वाले लेखक को इंदर सभा का महत्व समझाया। प्रेम में भसीभूत होकर लेखक उसी बात को मान गया, अतः यह विज्ञान सत्य पर प्रेम की जीत का उदाहरण है। फिर आगे है, काले मेघा पानी दे पाठ में पानी की बर्बादी होने और बर्बादी न होने संबंधी दोनों तर्कों पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर, भयंकर सूखे के दिनों में इंदर सेना का कीचड़ से लथपथ होना और लोगों का उन पर पानी डालना बिल्कुल मूर्खता प्रतीत होता है। लेखक का तर्कशील मन इसे पानी की बर्बादी मानता है। कारण स्पष्ट है कि लेखक को वही नज़र आता है जो सामने दिखता है, अतः उनका तर्क अपनी जगह ठीक है। लेखक की जीजी इंद्र सेना पर पानी डालने को इंद्र देवता की आराधना मानती हैं। वे मानती हैं कि पहले दान और त्याग द्वारा देवता को प्रसन्न किया जाता है, तभी देवता से कुछ पाने का अधिकार मिलता है। मूल्यवान वस्तु के त्याग से ही दान की महिमा सिद्ध होती है। जीजी का यह आस्था भरा तर्क गले तो नहीं उतरता, किंतु उनकी आस्था अवश्य प्रभावित करती है। इस प्रकार ये अपना आंसर खत्म हो गया। फिर आगे प्रश्न है, लेखक धर्मवीर भारती मेढक मंडली पर पानी डालने को क्यों व्यर्थ मानते हैं? उत्तर, लेखक धर्मवीर भारती मेढक मंडली पर पानी डालने को इसलिए व्यर्थ मानते हैं क्योंकि चारों ओर पानी की घोर कमी थी। लोग पानी पीने के लिए बड़ी कठिनाई से बाल्टी भर पानी इकट्ठा करके रखते थे, जिसे वे इस मेढक मंडली पर फेंक कर पानी की घोर बर्बादी करते हैं। इससे देश की क्षति होती है। वह पानी को यूं फेंकना अंधविश्वास के सिवाय और कुछ नहीं मानते हैं। फिर आपका आगे का प्रश्न है एक ये भी आता है आपके एग्ज़ाम में। प्रश्न नंबर 5, दिन दिन गहराते पानी के संकट से निपटने के लिए क्या आज का युवा वर्ग काले मेघा पानी दे की इंदर सेना की तर्ज पर कोई सामूहिक आंदोलन प्रारंभ कर सकता है? अपने विचार रखिए।
उत्तर, आज के समय में पानी के गहरे संकट से निपटने के लिए युवा वर्ग संगठित होकर सामूहिक आंदोलन कर सकता है। युवा वर्ग शहर व गाँव में पानी की फिजूल खर्ची को रोकने के लिए प्रचार आंदोलन कर सकता है। गांव में तालाब खुदवा सकता है, अगर है तो उसका गहरीकरण कर सकता है। यानी कि पहले से अगर तालाब है तो उसको और गहरा कर दिया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाए, ताकि वर्षा के जल का संरक्षण किया जा सके। युवा वृक्षारोपण अभियान चला सकता है ताकि वर्षा अधिक हो तथा पानी को संरक्षित किया जा सके। वे घर घर में पानी की किफ़ायती उपयोग की जानकारी भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप वाटर जो आपका पानी छत का बारिश के समय बह जाता है, उस पानी को भी सहेजने के लिए हर घर में पानी की पाइपलाइन सीधी ज़मीन के अंदर उतारी जानी चाहिए। ये भी युवा वर्ग सबको समझा सकते हैं कि उस समय पानी कितना ज़्यादा रहता है। फिर आगे का प्रश्न है, इंदर सेना के बारे में लेखक और जीजी की राय में क्या अंतर है? आप किसके विचारों से सहमत हैं? अथवा इंदर सेना पर पानी फेंकने न फेंकने के बारे में जीजी और लेखक के विचारों की तुलना कीजिए। इंदर सेना के बारे में लेखक सोचता है कि ये एक ढकोसला है, ढोंग है। जीजी की राय है कि नहीं, यह बादलों को निमंत्रण देने के लिए किया गया प्रयास है। कुछ पाने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। मैं जीजी के तर्क से प्रभावित जरूर हूँ, यानी लेखक, किंतु वह नहीं जानता है कि क्या वास्तव में इंदर सेना को पानी देने से इंद्र प्रसन्न हो सकते हैं। यदि ऐसा संभव है तो मैं इंद्र सेना को जल देना चाहूँगा। फिर आगे का प्रश्न है, लेखक इंदर सेना पर पानी फेंकने का समर्थन क्यों नहीं करते हैं? उनके रूठ जाने पर जीजी ने उसे क्या कहकर समझाया? लेखक इंदर सेना को ढकोसला मानता था। उनके अनुसार पानी की बूंदों को कोशिश करके बचाना चाहिए, इन्हें व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेखक अपनी जीजी को इंदर सेना का समर्थन करते देख रूठ गया। तब जीजी ने उन्हें प्यार से समझाया कि इंदर सेना पर पानी फेंकना इंद्रदेव को प्रसन्न करना है। यह त्याग है जिसे देखकर इंद्रदेव प्रसन्न होंगे। इस तरीके से उन्होंने तरीके से अपने तर्क दे करके लेखक को समझाया और रूठे हुए लेखक को मनाया। फिर आगे है, काले मेघा पानी दे पाठ में जीजी के अकाट्य तर्क का उल्लेख कर उस पर अपने विचार लिखिए। अथवा पानी की बुवाई किसे कहा गया है? आप इसे कितना सच मानते हैं? उत्तर, जिस प्रकार किसान फसल पाने के लिए उसी बीज की बुवाई करता है, वह अधिक पाने के लिए थोड़ा बहुत त्याग और दान भी करता है, उसी प्रकार बादलों से वर्षा पानी के लिए मनुष्य को अपने पास से संचित जल का दान करना पड़ता है। यह एक प्रकार से जल की बुवाई है। आज हमने अगर एक घड़ा जल बोया है तो बादल कई घड़े जल हमें प्रदान करेंगे। इसी बात की वैज्ञानिकता पर मेरे मन में प्रश्न चिन्ह है। ना तो यह पूरी तरह सच है और ना झूठ। इसमें सत्य की संभावना हो सकती है। शायद गलियों में बिखरे जल के बाष्पकण बादलों को बरसने के लिए बाध्य कर पाते हों। अब इसमें लेखक ने यहाँ अपना वैज्ञानिक तर्क लगाने की कोशिश की है। बादल कैसे बरसते हैं, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखना। एक जगह पानी उबल रहा हो तो उसके ऊपर आप एक ढक्कन ढक देना। धीरे से वो ढक्कन उठाएंगे तो उस ढक्कन में से पानी की बूंदें गिरेंगी, जो कि बाष्प बन के उसमें लग चुकी होती हैं। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, कहीं से बर्फ़ लाएं और एक गिलास में भर दें और ऊपर से उसको अच्छे से ढक दें। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो गिलास का बाहरी हिस्सा है उसमें से पानी की बूंदें गिरने लग जाएंगी। गिलास फूटा नहीं है, पानी उसमें से नहीं गिर रहा है, बल्कि ये है कि हमारे आसपास जो पानी के बाष्प के रूप में है वो उस जगह इकट्ठा होकर के बारिश के रूप में गिर रहा है।
प्रश्न आगे है, काले मेघा पानी दे अध्याय में यथा प्रजा तथा राजा से लेखक धर्मवीर भारती का क्या आशय है? उत्तर, यथा प्रजा तथा राजा का आशय है जैसी प्रजा होगी वैसा ही राजा होगा, क्योंकि प्रजा ही तो राजा बनाती है। इसीलिए पहले प्रजा को सर्वथा निष्पाप निर्दोष होना चाहिए है, तभी हमारी कल्पना रूप राजा की प्राप्ति संभव होगी। मतलब पहले देंगे, त्याग करेंगे जब हमें मिलेगा। फिर प्रश्न है, काले मेघा पानी दे अध्याय में दान के लिए क्या आवश्यक है और क्यों? उत्तर, काले मेघा पानी दे अध्याय में दान के लिए त्याग आवश्यक है, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास कम है और जिसकी हमें भी ज़रूरत है, तो उस अपनी ज़रूरत को पीछे रखकर दूसरों के कल्याण के लिए यदि हम दान कर देते हैं तो वह त्याग कहलाता है। यही दान है जो देने से फल की प्राप्ति होती है। इस तरीके से हमारा ये पाठ ख़त्म हो गया है और आप इसको अच्छे से पढ़ना। चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कुछ और वीडियो डाले जाते हैं जो आपके लिए उपयोगी हैं। वैसे तो इस चैनल पे संस्कृत, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश ग्रामर बहुत सारे वीडियो डले हैं। आप अपने मित्रों को बता सकते हैं, जिनको ज़रूरत हो वो इसे देख सकते हैं।